हेलो स्टूडेंट्स, आर के सर मेथ चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने RSCERT उदयपुर द्वारा कक्षा 8 विषय गणित का NAS परीक्षा 2021 के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चनों को हल किया था। आज हम आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो आपका 51वां क्वेश्चन है कि संख्या 8/6 - 2/5 का हल होगा। तो 8/6 -2/5 को आपको हल करना है। तो आपको 6 और 5 का लघुत्तम लेना है। और 6 और 5 क्या है? दो क्रमागत संख्या हैं और दो क्रमागत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती हमेशा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो 6 और 5 का जो लघुत्तम होगा वो इन दोनों का गुणनफल होगा, यानी 5 × 6 यानी 30 हो गया। और 30 का जब आप 30 में जब 6 का भाग देते हो तो 5 बार भाग जाता है। और 5 को जब 8 से गुणा करोगे तो 40 हो जाएगा। तो 40 माइनस, और 30 में 5 का भाग देने पर 6 बार जाता है और 6 को 2 से गुणा करने पे 12 होता है। तो 40 - 12 आपके पास 28 हो गया। 28/30 हो गया। और इस 28 और 30 इनमें दोनों में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्योंकि ये सम संख्याएं हैं। तो 28 में 2 का भाग जब देते हो तो 14 आता है और 30 में जब 2 का भाग देते हो तो 15 आता है। यानी जब आप 8/6 - 2/5 को हल करोगे तो आपको जो मान प्राप्त होगा वो 14/15 प्राप्त होगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, दशमलव संख्या 280.69 + 25.8 + 8.80 का मान होगा। तो आपको इन तीनों दशमलव संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो आपको इनको पहले लिख लेते हैं। दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान रख लेंगे, 280.69, फिर आपके पास 25.8 और तीसरी संख्या है 8.80। बाकी दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद 2 अंक है, जबकि 25.8 में दशमलव के बाद केवल 1 अंक है। तो इसमें आप 0 लगा सकते हो। और जब आप इसको जोड़ते हो तो आपके पास 9 0 और 0 9 हो गया। 6 8 14 और 8 22 हो गया। 22 का 2 और हासिल 2 हो जाएगी। ये 2 यहाँ जुड़ जाएगा। 2 और 0 2, 2 5 7, 7 और 8 15 हो गया। हासिल 1 हो गई। 1 और 8 9 हो गया। 9 और 2 11 हो गया। हासिल 1 हो गई। 1 और 2 3 हो गया। यानी आप जब 280.69, 25.8 और 8.80 को ऐड करते हो, जोड़ते हो, तो आपके पास 315.29 प्राप्त होगा। यानी आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53, संख्या 96 में अंक 9 का एकाधिक से बनने वाली नवीन संख्या होगी। यानी अगर संख्या आपके पास 96 है, उसमें आप 9 का एकाधिक करते हो तो कौन सी संख्या बनेगी? और 9 का एकाधिक कितना होता है? 10। 9 का एकाधिक करना है तो 9 का एकाधिक 10 हो गया और 6 का 6 उतार लिया। तो जब 96 में 9 का एकाधिक करने से बनने वाली जो नई संख्या होगी वो 106 होगी। यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, संख्या 7 × 16 का निखिलम विधि से गुणा करने पर 7 एवं संख्या 16 के विचलन क्रमशः होंगे जबकि आधार 10 हो। तो विचलन बराबर आपके पास संख्या माइनस आधार होता है। संख्या माइनस आधार, तो अगर 7 का विचलन देखते हो तो 7 माइनस आधार कितना है? 10। तो 7 माइनस 10 आपके पास -3 हो गया। यानी 7 का विचलन -3 होगा। और 16 का विचलन हो जाएगा संख्या माइनस आधार, यानी 16 - 10 प्लस का 6। यानी 7 का विचलन आपके पास -3 रहेगा और 16 का विचलन प्लस का 6 रहेगा। तो अगर आप देखते हो तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो रहा है।
प्रश्न नंबर 55, दिए गए कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार होंगे। तो पहले कोण में आपके पास 105 डिग्री है, 46 डिग्री है और 29 डिग्री है। तो इसका एक कोण है वो 90 डिग्री से अधिक होता है। तो वह त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है यानी अधिक कोण होता है और शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो पहला आपके पास अधिक कोण त्रिभुज है। दूसरा जो है वो तीनों ही कोणों का मान 60 डिग्री है तो ये समकोण समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है वो 60-60 डिग्री होता है। तो पहला आपके पास अधिक कोण त्रिभुज, दूसरा समबाहु त्रिभुज और तीसरा जो आपको त्रिभुज दे रखा है, कोणों का मान दे रखा है, उसमें एक कोण का मान 90 डिग्री है और जिस त्रिभुज में किसी एक कोण का मान 90 डिग्री होता है तो वो समकोण त्रिभुज होता है। तो आपको ये देखना है कि पहला त्रिभुज आपके पास अधिक कोण त्रिभुज है, दूसरा समबाहु त्रिभुज है और तीसरा आपके पास समकोण त्रिभुज है। तो ये अगर आप देखते हो तो आपका पहले, दूसरे और तीसरे तीनों ही ऑप्शनों में ये नहीं है कि पहला अधिक कोण हो, दूसरा समबाहु त्रिभुज और तीसरा समकोण त्रिभुज हो। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, एक त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार के दुगुने से 5 अधिक है। उसकी ऊंचाई क्या होगी यदि आधार b है। तो आधार b है और ऊंचाई क्या बोल रहे हैं कि आधार से दुगुनी, तो आधार से दुगुनी 2b हो जाएगा और उससे भी 5 अधिक है तो 5 जोड़ दो, यानी उस त्रिभुज की ऊंचाई जो होगी वो 2b + 5 होगी, यानी आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, रिया और कंचन के बीच 45 रुपये को 2:1 में बांटा जाता है तो रिया और कंचन के हिस्से का अंतर क्या होगा। तो आपको देखना है, अनुपात आपके पास 2:1 है, अनुपातों का योग आपके पास 2 + 1 3 हो जाएगा और कुल रुपए जो है वो 45 है। तो रिया का भाग जो होगा वो क्या होगा, रिया का भाग बराबर हो जाएगा आपके पास रिया का अनुपात बट्टा अनुपातों का योग गुणा कुल रुपए। तो 2/3 × 45 हो गया और 2 × 45 90 होता है, 90/3 आपके पास 30 रुपये हो गए। यानी रिया का जो हिस्सा है उस 45 रुपये में वो 30 रुपये हैं और कंचन का अगर आप देखते हो तो कंचन का हिस्सा क्या हो जाएगा कि कंचन का अनुपात बट्टा कुल अनुपात गुणा कुल रुपये 45। तो ये 45/3 हो गया यानी 15 हो गया। यानी आपके पास जो रिया का जो हिस्सा आएगा वो 30 रुपये आएगा और कंचन का जो हिस्सा आएगा वो 15 रुपये आएगा और इस हिस्से का अंतर पूछा है तो 30 - 15, उन दोनों के हिस्से का अंतर जो हो जाएगा वो 15 रुपये हो जाएगा, यानी आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58, एक वर्ग का परिमाप 18 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। आपको दे रखा है वर्ग का परिमाप 18 सेंटीमीटर है और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो आपके पास 4 गुणा भुजा बराबर हो गया 18। तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, 4 इधर गुणा में है, दूसरी साइड में जाने पे भाग में जाएगा तो 18/4 और 18 में जब आप 4 का भाग देते हो तो 4.5 प्राप्त होता है। यानी वर्ग की जो भुजा होगी वो 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगी और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा, यानी 4.5 × 4.5 और जब 4.5 को आप 4.5 से गुणा करोगे तो 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से 1/5 भाग विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं तो अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी। तो 30 का 1/5 भाग अगर आप देखते हो कि 30 का 1/5 भाग है वो अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं तो 30 का 1/5 अगर आप निकालते हो तो 30 × 1/5, 30 × 1 30 हो गया और 30/5 यानी 6 हो गया। यानी 30 में से 6 बच्चे हैं
या 6 विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, तो अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 हो जाएगी, यानी आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पाइथागोरियन नहीं है? तो आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सी संख्या पाइथागोरियन नहीं है। तो अगर आप देखते हो 3, 4, 5 ये पाइथागोरियन है। 6, 8, 10 भी पाइथागोरियन है। 5, 12, 13 भी पाइथागोरियन है। और एक पाइथागोरियन होती है 7, 24, 25। 7, 24, 25 ये पाइथागोरियन होती है। लेकिन आपके ऑप्शन में 7, 24, 26 दे रखा है, तो आपको पाइथागोरियन कौन सी नहीं है? फोर्थ ऑप्शन जो है वो पाइथागोरियन नहीं है, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। वैदिक विधि से 178 गुणा 99 का हल होगा। तो अगर आप देखते हो कि नए सिलेबस में आपके वैदिक गणित की प्रश्नावली हटा दी गई है, फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ। तो 178 गुणा 99, अगर आप इसको देखते हो तो इसका आधार है वो रहेगा 100 रहेगा, क्योंकि 99 है वो 100 के नज़दीक है, और ये एक उससे एक न्यून है। तो आपको अगर इसको एक न्यून से हल करते हो तो 178 में से एक कम हो जाएगा, 178 माइनस 1, और ये हो जाएगा 177, और जो बाकी बची हुई संख्या है उसमें से आपको 177 घटाना है। तो ये 177 हो गया, और ये हो गया आपके पास माइनस का 78। लेकिन जब दो प्लस की संख्याओं को गुणा करते हो, जब दो धनात्मक संख्याओं को गुणा करते हो, तो कभी भी ऋणात्मक नहीं आ सकता। तो आपके पास ये ऋणात्मक संख्या नहीं आ सकती, तो इसको धनात्मक में बदलना है। तो 177 में से आप आधार घटा दोगे, आधार का गुणज घटाओगे, और आधार आपके पास 100 था तो 100 का गुणज घटाओगे। तो अगर इसमें से आप 100 में से घटा रहे हो तो इसमें से आधार का जितना गुणज है उसमें से कम करना पड़ेगा, एक कम कर दिया, तो ये हो गया 176, और ये हो गया 22। अब बीच वाली लाइन हटाओगे तो ये जो आपके पास संख्या होगी वो 17,622 होगी, यानी आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62, किसी त्रिविमीय आकृति में फलकों की संख्या क्या होगी यदि उसके 12 किनारे व 8 शीर्ष हैं? तो आपने आयलर का सूत्र पढ़ा होगा, और आयलर का सूत्र ये कहता है कि फलक प्लस शीर्ष बराबर किनारे प्लस 2, किनारे प्लस 2, फलक प्लस शीर्ष बराबर किनारे प्लस 2। तो फलक आपको निकालना है, तो फलक बराबर प्लस हो जाएगा शीर्ष, और शीर्ष आपको दे रखे हैं वो 8 हैं, तो फलक प्लस 8 बराबर किनारे, किनारे 12 हैं, 12 प्लस 2। तो फलक प्लस 8 बराबर 12 प्लस 2 हो गया आपके पास 14, और फलक हो जाएगा आपके पास 14 माइनस 8, 14 माइनस 8 आपके पास 6 हो गए, यानी आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63, समचतुर्भुज का गुणधर्म नहीं है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो समचतुर्भुज के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। तो समचतुर्भुज की अगर आप देखते हो तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं तो वो परस्पर लंबवत होते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लेकिन जब ये काटते हैं तो इसके समचतुर्भुज के विकर्ण समान नहीं होते, बराबर नहीं होते। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है, तो आपको ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, दिए गए चित्र में कोण COD का मान बताना है। कोण COD आपके पास ये वाला कोण है। अगर आप कोण AOB को देखते हो, यानी इस पूरे कोण को देखते हो, तो ये 180 डिग्री होगा,
क्योंकि यह एक सरल रेखा पे बना कोण है। ये कोण 40 हो गया, ये कोण 60 हो गया। तो ये जो कोण होगा AOB, वो कोण AOD प्लस कोण COD प्लस कोण COB होगा, बराबर 180 हो जाएगा, क्योंकि एक सरल रेखा पे बने कोण का योग 180 होता है। तो ये हो गया 40 प्लस 60 प्लस कोण COD, 40 प्लस 60 100 हो जाएगा, और 100 प्लस कोण COD, 100 प्लस कोण COD बराबर 180 हो जाएगा। और कोण COD बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100, 180 माइनस 100 आपके पास हो जाएगा 80 डिग्री, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर ज़्यादा है। यदि चौड़ाई अक्स हो तो क्षेत्रफल का विकल्प होगा। अगर चौड़ाई आपको अक्स दे रखी है और लंबाई आपको बता रहे हैं कि चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो अक्स में 3 जोड़ने पे आएगा, तो आपके पास लंबाई हो गई अक्स प्लस 3 या 3 प्लस अक्स। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो गया लंबाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी आपके पास जो आयत का क्षेत्रफल होगा वो होगा 3 प्लस अक्स इंटू अक्स मीटर स्क्वायर, यानी आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, 9x बटा 4 गुणा 8x बटा 2 का गुणनफल होगा। तो अपन अंश को अंश से गुणा करते हैं, तो 9x गुणा 8x हो जाएगा आपके पास 9 गुणा 8 72 हो गया, और अक्स को अक्स से गुणा किया तो अक्स स्क्वायर हो गया, और बट्टे में हो गया आपके पास 4 गुणा 2 8। 72 में जब 8 का भाग देते हैं तो 9 बार जाता है। या आपके पास सीधा ऑप्शन पड़ा है 72 अक्स स्क्वायर बटा 8, यानी आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। परिमेय संख्या 4 बट्टा 13, 12 बट्टा 13, 8 बट्टा 13 और 10 बट्टा 13 का अवरोही क्रम होगा। अवरोही क्रम बोल सकते हो या घटता हुआ क्रम बोलते हो। तो इन सभी भिन्नों का या परिमेय संख्याओं का जो हर है वो समान है। तो जिस भिन्न का अगर परिमेय संख्या में हर समान है, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न है, और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न है। और अवरोही क्रम निकालना है तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ी परिमेय संख्या या भिन्न लिखनी है। तो सबसे बड़ी जो होगी वो 12 बट्टा 13 होगी, फिर उससे छोटी लिखनी है तो 10 बट्टा 13 होगी, फिर उससे छोटी 8 बट्टा 13 होगी, और फिर उससे छोटी 4 बट्टा 13 होगी, यानी आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, परिमेय संख्या -3 बट्टा 5 का योज्य प्रतिलोम है। तो योज्य प्रतिलोम जब भी निकालते हैं तो संख्या समान रहती है, केवल चिन्ह बदलता है। यानी ऋणात्मक संख्या का जो योज्य प्रतिलोम होता है वो धनात्मक होता है। तो -3 बट्टा 5 का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो प्लस का 3 बट्टा 5 होगा, यानी आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69, व्यंजक 7 अक्स स्क्वायर वाई का सजातीय पद है, यानी इसमें अक्स और वाई चर हैं। तो आपको ये देखना है कि इनमें से किस ऑप्शन में अक्स और वाई चर हैं, तथा अक्स के पावर समान होनी चाहिए तथा वाई की पावर समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर 7 अक्स स्क्वायर वाई में अक्स की पावर 2 है, तो आपको इसमें देखना है कि अक्स की पावर 2 किस किस में है। एक तो सेकंड ऑप्शन में है और एक फोर्थ ऑप्शन में है। तो या तो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा या फोर्थ ऑप्शन सही होगा। फिर आपको देखना है कि इसमें y की पावर कितनी है, 1 है। तो आप अगर देखते हो कि x की पावर 2 और y की पावर 1 है, वो सेकंड ऑप्शन में है, तो 7 अक्स स्क्वायर वाई का सजातीय पद है वो माइनस का 10 अक्स स्क्वायर वाई होगा, यानी आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग का सूत्र है। तो n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है n-2 गुणा 180 डिग्री, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा।
ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जो 4 व 6 दोनों की गुणज हो, यानी जो 4 के फाड़े में भी आती है और 6 के फाड़े में भी आती है। तो ऐसी संख्या अगर आप देख रहे हो तो वो 12, 24 और 36 हो रही है, यानी आपका सेकंड ऑप्शन सही है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वो प्लस की 1 होती है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न संख्याओं को सही आरोही क्रम में रखें। सही आरोही क्रम में रखने का मतलब ये है कि इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, और सबसे छोटी संख्या आपके पास -7 है, फिर उससे बड़ी संख्या -3 है, उससे बड़ी प्लस की 3 है, और उससे बड़ी प्लस की 5 है। तो अगर आप देखते हो तो ये आपके पास फोर्थ ऑप्शन सही हो रहा है, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74, आलिया के पास बिना ढक्कन वाला एक घनाकार टीन का डिब्बा है जिसकी भुजा 45 सेंटीमीटर है। वह इसके बाहरी पृष्ठ पर रंगीन कागज चिपकाना चाहती है। आवश्यक कागज का क्षेत्रफल होगा। तो अगर आप इसको देखते हो तो आलिया घनाकार टीन का डिब्बा है, तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन ऊपर वाला जो घनाकार टीन का डिब्बा है वो ऊपर से खुला है, बिना ढक्का है। इसका मतलब ऊपर वाले सिरे पे ही उस पर कलर नहीं होना है, तो केवल 5 जो पृष्ठ होंगे उन पे कलर होना है। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 5 गुना भुजा स्क्वायर। 5 गुना भुजा, और भुजा कितनी है 45, तो 45 का स्क्वायर। और 45 का स्क्वायर अगर आप देखते हो तो 2025 होता है, और 2025 को अगर आप 5 से गुणा करते हो तो 10,125 आता है, यानी आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 75, दिए गए चित्र में 1 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनाकार पासे दिए हैं जिसके पृष्ठ को चिपकाकर आपस में चिपकाकर एक नया ठोस बनाया गया है। जब 2 घन को आप मिलाओगे तो एक घनाभ बनेगा, और उस जो घनाभ की जो लंबाई होगी वो आपके दोनों घनों की लंबाई के योग के बराबर होगी, यानी पहले घन की लंबाई भी 1 है और दूसरे घन की लंबाई भी 1 है, तो 1 + 1 लंबाई 2 हो जाएगी। चौड़ाई आपके पास समान रहेगी और ऊंचाई भी समान रहेगी, यानी चौड़ाई 1 रहेगी और ऊंचाई भी 1 रहेगी। और अब ये घनाभ बन गया। इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई। लंबाई आपके पास 2 है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2 गुणा 1 हो गया, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 1 गुणा 1 हो गया, प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, यानी 1 गुणा 2 हो गया। तो 2 गुणा 1 आपके पास 2 हो गया, 2 प्लस 1 गुणा 1 1 हो गया, 2 + 1 प्लस 1 गुणा 2 भी 2 हो गया, तो 2 + 1 + 2 5 हो गया, 2 गुणा 5 10 हो गया। यानी जो नया जो ठोस बनेगा या घनाभ बनेगा उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 10 वर्ग सेमी होगा, यानी आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76, यदि किसी घन की भुजा को दुगुना कर दें तो इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। अगर मान लेते हैं पहले घन की भुजा कितनी थी, a थी, तो उसका आयतन कितना हुआ a³। घन का आयतन होता है a³, लेकिन जब इसकी भुजा को दुगुना कर देते हैं, पहले a थी, अब इसकी दुगुना करेंगे तो 2a हो जाएगा। अब इस का आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब यानी 2a का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 8a³। तो ये कितना गुना हो गया, पहले a³ था अब 8a³ हो गया, तो यानी कितना गुना हो गया 8 गुना। यानी यदि किसी घन की भुजा को दुगुना कर दिया जाएगा तो उसके आयतन में जो वृद्धि होगी वो 8 गुना हो जाएगी, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, एक आयताकार कागज की लंबाई 44 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो इसे लंबाई की तरफ से मोड़ने पर बेलन का आयतन होगा। तो जब एक आकृति को दूसरी आकृति में बदला जाता है तो उनका जो आयतन है वो समान रहता है। तो जो नए बेलन का आयतन होगा वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो 44 गुणा 3 यानी 132 घन सेमी होगा, क्योंकि आयतन है वो वर्ग सेमी में नहीं होके घन सेमी में होता है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78, एक घनाभ की विमाएँ 60 गुणा 54 गुणा 30 सेंटीमीटर नाप का है,
यानी घनाभ की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 54 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपकी 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? यानी उसकी घन रखा हुआ है, इसका मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, यानी 6 सेंटीमीटर लंबाई है, 6 सेंटीमीटर की चौड़ाई है और 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। तो अगर आपको इसको देखना है तो घनाभ का जो आयतन होगा उसमें घन के आयतन का भाग देना है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 60 गुणा 54 गुणा 30, और घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी 6 गुणा 6 गुणा 6। 6 को जब 60 से काटोगे तो 10 बार, 54 को 6 से काटोगे 9 बार और 30 को 6 से काटोगे 5 बार। यानी कितने घन रखे जा सकते हैं? तो 10 गुणा 9 गुणा 5 घन रखे जा सकते हैं। 10 गुणा 9 90 हो गया, 90 को 5 से गुणा करोगे तो 450 हो जाएगा। यानी एक घनाभ की विमा जिसकी 60 सेंटीमीटर लंबाई है, 54 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 30 सेंटीमीटर ऊंचाई है, इस घनाभ के अंदर अगर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले आप 450 घन अंदर रखे जा सकते हैं, तो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79, त्रिज्या 70 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर वाले बेलनाकार दूध के टैंकर से 1 लीटर वाले कितने पॉलीपैक यानी थैली भरी जा सकते हैं, जबकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर है। तो पहले आपको बेलनाकार जो दूध का टैंकर है उसका आयतन निकालना है, यानी उसमें कितना दूध है वो निकालना है। तो ये आपको ये मीटर में दे रखा है, तो आप ऐसे कीजिए कि इस त्रिज्या को भी मीटर में बदलिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं, तो 70/100 हो जाएगा, यानी 0.7 सेंटीमीटर 0.7 मीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या आपके पास 0.7 मीटर हो गई, ऊंचाई आपके पास 1 मीटर है, तो इसका आयतन निकाल लीजिए। और बेलन का आयतन होता है 22/7 या पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 होता है। आर आपके पास 0.7 है, आर का स्क्वायर यानी 0.7 गुणा 0.7 गुणा ऊंचाई एच आपके पास 1 है, तो 7 से जब काटोगे तो यह 0.1 होगा। अब जब आप 0.7 को 1 से गुणा करोगे तो 0.7 होगा, और 0.7 को जब 0.1 से गुणा करोगे तो 0.007 होगा, और जब 22 को 0.07 से गुणा करोगे, 22 को अगर आप 0.07 से गुणा करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15.4। और फिर जब इसको आप 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 है, तो 1000 से गुणा करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा इतना, यानी इसमें कितना लीटर हो जाएगा आपके पास? 1540 लीटर हो जाएगा, यानी आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80, संख्या 15 का मानक रूप है। तो मानक रूप लिखने के लिए हम केवल एक अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं, बाईं ओर से लगा दीजिए। तो 15 है, तो 15 में एक अंक आपके पास एक ही है, 1.5 हो गया। अब पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उतने 10 की पावर लगा दीजिए। पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 पावर लग गई, तो इसका मानक रूप होगा 1.5 गुणा 10 की पावर 1, यानी आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। आगे आपके पास क्वेश्चन है, संख्या 7896 का मानक रूप है। तो 7896 का मानक रूप लिखना है, तो बाईं ओर से एक अंक बाद में पॉइंट लगा दीजिए, तो ये हो गया 7.896। अब पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, तो 10 की पावर 3 हो जाएगी, यानी आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।